हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। हम देख रहे थे चैप्टर पादप वर्गीकरण एवं कुलों का वर्णन। ठीक है, कुलों का वर्णन मीन से हमने जो कुल देख रहे थे, रुटेसी का कुल हो गया, कुकुरबिटेसी का कुल हो गया, ठीक है, और क्या देखा था, कंपोजिटी कुल हो गया। ये सब हमने कुल फैमिलीज को कवर कर लिया है। अब जो नेक्स्ट कुल की बात हम कर रहे हैं वो है कुल ग्रैमिनी। ठीक है, कुल ग्रैमिनी फैमिली ग्रैमिनी को अब हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है जो कुलों का वर्णन है, उसमें से जो कुल का हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है कुल ग्रैमिनी मीन्स फैमिली ग्रैमिनी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम उसकी वर्गीकृत स्थिति से। तो वर्गीकृत स्थिति में सिस्टमैटिक पोजीशन से हम स्टार्ट करते हैं। तो इसको भी बैंथम एवं हुकर जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उसके अनुसार देखते हैं इसकी वर्गीकृत स्थिति में सिस्टमैटिक पोजीशन। तो इसका जगत किंगडम पादप है, प्लांटी है, क्योंकि हम पादप जगत का ही हम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो इसका जो जगत है, किंगडम है, वो क्या है, पादप है मीन्स प्लांटी है। उप जगत सब किंगडम है इसका पुष्पोद्भिद, फेंड्रोगेम्स हमने अभी तक जितने भी कुल के उप जगत देखे हैं, सब किंगडम देखे हैं, वो क्या थे, फेंड्रोगेम्सी थे। ठीक है, या बीजी पौधे भी बोला जाता है मीन्स सीड प्लांट्स। प्रभाग डिवीजन है इसका एंजियोस्पर्मी। ठीक है, ये एंजियोस्पर्मी इनका प्रभाग है। उप प्रभाग सब डिवीजन है मोनोकोटिलिडनी। ठीक है, मोनोकोटिलिडनी इसका उप प्रभाग है। श्रेणी सीरीज है इसका ग्लूमेसी इनका सीरीज है। और कुल फैमिली है इसकी ग्रैमिनी। तो ग्रैमिनी कुल का ही हम वर्णन करने जा रहे हैं, ग्रैमिनी कुल का स्टडी करने जा रहे हैं। तो इसका फैमिली कुल क्या है, ग्रैमिनी। तो ये था बैंथम और हुकर जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक, उनके अकॉर्डिंग, उनके अनुसार उनकी वर्गीकृत स्थिति थी, उनका सिस्टमेटिक पोजीशन था। अब आगे देखते हैं उनका भौगोलिक वितरण देखेंगे, ग्रैमिनी कुल की पहचान के लिए विशेष लक्षण देखेंगे। आपको ये कैसे पहचान में आएगा, आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो पौधा है, ये जो पादप है, वो ग्रैमिनी कुल का है। तो ग्रैमिनी कुल में एक विशेष लक्षण पाए जाते हैं बहुत सारे, जिसकी पहचान से हम उस कुल के पादप को, पौधों को पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट 1 दिया है यहाँ पे, सामान्यतः पौधे एक वर्षीय या बहुवर्षीय शाख या फिर कुछ झाड़ी अथवा वृक्ष हो सकते हैं। ठीक है, जो ग्रैमिनी कुल के पादप या फिर पौधे होते हैं वो एक वर्षीय या फिर बहुवर्षीय शाख हो सकते हैं, झाड़ियों के रूप में दिखेंगे, या फिर वृक्ष भी वो हो सकते हैं। ठीक है, तना, दूसरा पॉइंट दिया है, तना ऊर्ध्व मतलब इरेक्ट होगा, झुका हुआ अथवा शयान भी हो सकता है, बहुधा शाखित बहुवर्षीय में, और पर्व खोखले होते हैं। तो यहाँ जो ग्रैमिनी कुल के पादप पौधे के तने की बात की गई है, तो तना ऊर्ध्व होगा, या फिर झुका हुआ हो सकता है, या फिर शयान हो सकता है, या फिर बहुधा शाखित हो सकता है, बहुवर्षीय हो सकता है, पर्व उसके खोखले होंगे। ठीक है, पॉइंट 3 दिया है, पर्व संधियों पर पत्तियां एकल या कभी कभी समूह में लीफ शीथ उपस्थित होती है। जो लीफ शीथ क्षेत्र पाई जाती है लीव्स में, पत्तियों में, वो प्रेजेंट होती है। लीफ शीथ तथा लीफ ब्लेड के जुड़ने के स्थान पर लिग्यूल उपस्थित होता है। जो लीफ शीथ और जो लीफ ब्लेड जो जिस जुड़ते हैं ना, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, लिग्यूल उपस्थित होता है। पर्ण फलक क्या होते हैं, लंबे होते हैं, सकरे होते हैं, कभी कभी चौड़े, नाड़ी विन्यास समांतर होता है। तो जो ग्रैमिनी कुल के पादप की जो पत्तियां होती है, वो जो इस थर्ड पॉइंट में जो लक्षण आपको दिख रहे हैं, इस प्रकार से उनकी पत्तियां उनमें देखने को मिल सकती है। इसमें अगर आपको दिखता है तो आप उसकी पहचान कर सकते हैं, ये ग्रैमिनी कुल के पादप मीन्स पौधे हैं। अब नीचे देखते हैं इसके आगे, फोर पॉइंट दिया है, जो पुष्प है सामान्यतः द्विलिंगी होंगे, जो मुख्यतः मतलब कि आपको द्विलिंगी मतलब कि बाइसेक्सुअल होंगे, द्विलिंगी होंगे मतलब उसमें नर जननांग और मादा जननांग मतलब दोनों प्रेजेंट होंगे, द्विलिंगी मतलब बाइसेक्सुअल है। ठीक है, कुछ में एक लिंगी तथा छोटे का अस्पष्ट होते हैं, कुछ एक लिंगी भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, कुछ छोटे रहते हैं तथा अस्पष्ट रूप से दिखते हैं। फिफ्थ पॉइंट दिया है, पेरीएंथ
2 से 3 छोटे मांसल सल्कों अथवा लॉडिक्यूल्स द्वारा प्रदर्शित होता है। ठीक है, जो पेरिएंथ होता है वो 2 से 3 छोटे मांसल सल्कों और लॉडिक्यूल्स द्वारा प्रदर्शित होता है। ठीक है, सिक्स्थ दिया है जो पुकेंसर जो होते हैं, एंड्रोशियम का जो पार्ट होता है वो 3 दिखते हैं, कभी कभी 6 या फिर उससे भी कम होते हैं, 2 अथवा 1 चक्र में सभी अथवा कम फंटाइल। ठीक है, मतलब कि जो पुकेंसर का भाग होता है, जो नर जननांग का जो भाग होता है पुकेंसर का, वो क्या होता है, कभी संख्या में 3 दिखेंगे, कभी संख्या में 6 या फिर उससे कम दिखेंगे, 2 दिखते हैं चक्र में, और लिखा है कभी सभी अथवा कम फंटाइल होते हैं। ठीक है, ये थी उसकी पुकेंसर की बात। अंडाशय देते हैं तो अंडाशय एक कोष्ठी होता है। ठीक है, अंडाशय क्या होता है, एक कोष्ठी होता है, और वर्तिका जो उसमें वर्तिका लगी रहती है, वर्तिका क्या होती है, 2 होती है, कभी कभी 1 या 3, और वर्तिकाल 2 होता है। ठीक है, जो स्टिग्मा होता है कितना होता है, 2 होता है। तो इसमें अंडाशय की बात की है, जो अंडाशय क्या रहेगा, एक कोष्ठी होगा, उसमें वर्तिका 2 या कभी कभी 1 या 3 भी हो सकते हैं, और वर्तिकाल कितना बताया, 2। ठीक है, तो ये सब क्या जो लक्षण की बात हो रही है वो कंपोजिटिव कुल कंपोजिटिव नहीं, ग्रामिनी कुल के जो पादप और पौधे हैं उनमें उसके जड़, तना, पत्तियां, ठीक है, उनमें उनके जो पुष्प के जो भाग है, जयांग, पुकेंसर, अंडाशय, ये सब कैसे हैं, उनको उनके लक्षण किस प्रकार दिखते हैं, उनसे कैसे, उनके लक्षणों से उनको कैसे पहचान कर सकते हैं, उन्हीं लक्षणों को यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, उनके फल कैरियोप्सिस होते हैं, नट या बेरी टाइप के होंगे, भ्रूण पोषी होंगे और भ्रूण छोटा होगा। तो इस कुल के जो पौधे के जो बीज होंगे वो क्या होंगे, फल जो होगा कैरियोप्सिस होगा, और जो नट या बेरी टाइप होंगे, और उनके जो भ्रूण पोषी होगा, भ्रूण छोटा होगा। तो ये सब लक्षण थे ग्रामिनी कुल के पादप की पहचान के लिए। ठीक है, जो उनमें दिखाई देते हैं। अब देखते हैं ग्रामिनी कुल का वर्णन। ग्रामिनी कुल का वर्णन देखते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली ग्रामिनी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली ग्रामिनी मतलब कि ग्रामिनी कुल का वर्णन देखते हैं। तो ग्रामिनी कुल का वर्णन हमको पढ़ना है, तो स्टार्ट करेंगे उसके वितरण से, डिस्ट्रीब्यूशन से। तो वितरण मतलब कि पूरे संसार में, विश्व में वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस रूप में मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, तो ये हम देखते हैं। तो जो ग्रामिनी कुल के पादप पौधे जो होते हैं, इस कुल के सदस्य वितरण की दृष्टि से सर्वव्यापी होते हैं। ठीक है, मतलब कि ये सर्वव्यापी हर जगह पाए जाने वाले होते हैं। शीतोष्ण भागों में भी इस कुल के सदस्य अधिकतर मिलते हैं। जो शीतोष्ण भाग वाला होता है, टेम्परेट जो भाग होते हैं, शीतोष्ण भाग वाले में भी इस कुल के पादप अच्छे तरीके से मिलते हैं, अधिकता में मिलते हैं। परंतु जो ट्रॉपिकल एवं सब ट्रॉपिकल एरिया होता है, मतलब उष्ण और सब उष्ण वाला जो भाग होता है, उनमें इनकी संख्या कम नहीं है। ठीक है, इस कुल में लगभग 621 वंश तथा 6,10,000 जातियां सम्मिलित है। अब इस कुल में पूछ रहे हैं कि जो ग्रामिनी कुल में कितनी वंश है, तो 621 वंश और 6,10,000 जातियां, उनकी स्पीसीज इसमें प्रेजेंट है, पाई जाती है इस कुल के। प्राकृतिक वास व स्वभाव देखते हैं। वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन देखा कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इस कुल के पादप पौधे कैसे देखने को मिलते हैं, किस रूप में मिलते हैं। अब इसके आगे देखते हैं कि वो उनका स्वभाव कैसे होता है, उनका प्राकृतिक वास कैसे होता है। तो वो पौधे अधिकांशतः एक वर्षीय, द्विवर्षीय एवं बहुवर्षीय शाकी होते हैं। तो जो ग्रामिनी कुल के पौधे पादप होंगे वो एक वर्षीय, मतलब एक वर्षीय उनका जीवन काल हो सकता है, द्विवर्षीय हो सकते हैं, फिर बहुत वर्षीय हो सकते, 2 या 2 से अधिक वर्ष के भी हो सकते हैं, शाकी होते हैं। ठीक है, हर्ब्स होते हैं। इनकी कुछ झाड़ियां मिलती है, झाड़ियों के रूप में भी दिखाई देंगे आपको। अधिकांश पौधे जंगली होते हैं तथा कुछ उत्पादित होते हैं। ठीक है, जो अधिकांश पौधे इस कुल के क्या होते हैं, जंगली होते हैं और कुछ उत्पादित होते हैं। ठीक है, तो अब इसके आगे देखते हैं इनका रूट, मूल कैसे होता है, इनका जड़, इन कुल के पौधों का जड़ किस प्रकार का मिलता है, तो तंतुवत एवं अपस्थानिक जड़ें होती हैं इनकी। ठीक है, इनमें तंतुवत व अपस्थानिक जड़ें इस कुल के पौधों की देखने को मिलती है। तना स्टेम होता है, इसका सामान्यतः खोखला दिखेगा, हॉलो रहता है, कुछ में ठोस रहता है, जैसे कि मक्का में, गन्ना में इसके जो तने होते हैं वो ठोस रहेंगे, बाकी कुछ में ये खोखले होते हैं।
यह सीधा, रेंगने वाला, झुकने वाला या जमीन पर समाट फैला हुआ होता है। सुविकसित एवं पर्व संध्या शाखाहीन बेलनाकार होती है। ठीक है, तो यहाँ पे तना, स्कूल में पाए जाने पौधे के तना, स्टेम का यहाँ पे वर्णन किया गया है कि इसमें कैसे कैसे दिखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं पत्तियां, लीफ के बारे में। तो लीफ कैसे दिखती हैं? तो पत्तियां क्या होती है? सरल, सिंपल प्रकार की रहती है पत्तियां। विन्यास, इसमें एकांतर विन्यास पाया जाता है। सीरा विन्यास जो होता है समांतर क्रम में रहता है। सुविकसित पर्णशित, इसमें मतलब लीफ शेप जो हम पढ़ रहे थे ना वो रहता है। अधिकांश में पर्णवृंत जो रहता है इनकी पत्तियों में अनुपस्थित होता है। पर्णफलक तथा पर्णशित के आपस में मिलने के स्थान पर लिग्यूल उपस्थित, जो हमने उसके उनके पहचान के लिए विशेष लक्षण पढ़े थे ना, उसमें हमने पढ़ा था कि जो पर्णशित मतलब कि जो लीफ शीट के आपस में मिलने के कारण पर्णफलक लीफ लैमिना के आपस में मिलने पे वहां पे क्या होता है? लिग्यूल प्रेजेंट रहता है, लिग्यूल उपस्थित होता है, वही यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अब इसमें लिखा देखो, एक एग्जाम्पल दिखा है, एकिनोक्लोआ में लिग्यूल पूर्णतः अनुपस्थित होता है। पर्णफलक जो होता है बहुधा लीनियर होता है अथवा लीनियर लैंसियोलेट। ठीक है, यहाँ पे उसका एग्जाम्पल दिया, तो पर्णफलक क्या होता है? बहुधा लीनियर होता है। तो ये पत्ती तक डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ लिया। अब आगे देखते हैं पुष्पक्रम। अब इसमें पुष्पक्रम, इन्फ्लोरेंसेस मतलब कि पुष्पों का लगने का क्रम कैसा है, कैसे पुष्प इसमें लगते हैं, इन्फ्लोरेंसेस कैसा है। तो पुष्पक्रम थोड़ा जटिल प्रकार का होता है। जो ग्रैमनी कुल के पादप में जो पुष्पक्रम होता है, पुष्प लगने का जो क्रम होता है वो थोड़ा जटिल प्रकार का आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, यह एक स्पाइक होता है, स्पाइक के रूप में होता है इनका पुष्पक्रम, जिसमें एक या अधिक, 5 से अधिक नहीं पुष्प होते, जिसमें क्या होता है? इसमें स्पाइक प्रकार का पुष्पक्रम आपको देखने को मिलेगा। आपने पुष्पक्रम इन्फ्लोरेंसेस पढ़ा होगा तो उसमें बहुत सारे इसके प्रकार होते हैं, छत्रक, मुंडक, स्पाइक, बहुत सारे होते हैं। तो इनमें पुष्पक्रम जो होता है इस कुल के पौधों का वो स्पाइक प्रकार का होता है। और इसमें लिखा है कि एक या एक से अधिक मतलब 5 से अधिक पुष्प नहीं लगते हैं। यह पुष्पक्रम स्पाइकलेट कहलाता है। क्या कहलाएगा? अब ये स्पाइकलेट कहलाएगा इनका पुष्पक्रम। मुख्य अक्ष पर ये स्पाइकलेट कई प्रकार से विन्यसित होकर जटिल पुष्पक्रम बनाते हैं। अब जो मुख्य अक्ष होता है उसमें स्पाइकलेट ऐसी संरचना बना देते हैं जो जटिल, थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव बना देते हैं। ठीक है, साइक्लेट्स का स्पाइक जैसे कि गेहूं में तथा पेनिकल ऑफ स्पाइकलेट्स लोलियम पेरिंग में। ठीक है, ये इसका भी एग्जांपल दे दिया है पुष्पक्रम का कि कैसे स्पाइकलेट्स का स्पाइक गेहूं में कैसे, पेनिकल ऑफ स्पाइकलेट्स कैसे दिखता है। ठीक है, तो देखो एक आरेखीय शुकिका एवं पुष्प माने स्पाइकलेट, इसका पूरा डायग्राम दे दिया गया है कि ये कैसा दिखाई देगा, उसका ये डायग्राम दिया। जो भी हमने अभी डिस्क्राइब किया, वर्णन किया है पुष्पक्रम को, वो इसका डायग्राम हो गया। अब आगे इसके नीचे देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब प्रत्येक स्पाइकलेट पे 1 से 5 तक पुष्प लगेंगे। तो मैंने बताया ना 5 से अधिक नहीं लगेंगे, तो 1 से 5 तक पुष्प लगेंगे। एक छोटे अक्ष जो रहेगा 1 से ऊपर एक एकांतर क्रम में विन्यसित होते हैं। मतलब इसे पुष्पक्रम कैसे लगे? एक के ऊपर, ठीक है, एकांतर क्रम में व्यवस्था से लगे हुए हैं। एक या अधिक शल्की पत्तियों से, अब एक से अधिक जो शल्क पत्र पाए जाते हैं, शल्की पत्तियों से वो ढके रहते हैं पुष्प। ये शल्की पत्तियां जो कि अक्ष के आधार से निकलती है, जो ये पत्तियां कहाँ से निकलेगी? जो अक्ष है उनके आधार से निकलती है, उनके बेस से निकलती है। ग्लूमस कहलाती है। क्या कहलाएगी? ये ग्लूमस कहलाएगी। ठीक है, ग्लूमस बंध स्टेराइल होते हैं। अब ये ग्लूमस क्या होते हैं? बंध होते हैं, ये स्टेराइल होते हैं। इनके अक्ष में कोई पुष्प उत्पन्न नहीं होता। अब इनके अक्ष में कोई पुष्प उत्पन्न नहीं होता है। इन ग्लूमस के ऊपर एक या दो समान परंतु छोटी जन अक्षम पत्तियां लेमास या इंफीरियर पेलिया कहलाती है, जिसके कक्ष में पुष्प स्थित होते हैं। पुष्प किसमें स्थित है? ये जो ग्लूमस है उसके दो समान छोटी जन अक्ष फर्टाइल पत्तियां हैं, ठीक है, जो इंफीरियम पेलिया कहलाती है, उसमें पुष्प स्थित होते हैं, पुष्प वहीं लगते हैं। इन लेमास में लंबी रचनाएं सिकुर होती है। इसमें जो लंबी रचनाएं दिखने को मिलती है वो क्या कहलाती है? सिकुर कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया, किसमें आपको ऐसे देखने को मिलता है? तो गेहूं का पौधा, जौ आदि में ऐसे इन फसलों में देखने को मिलेगा।
पुष्प के अक्ष इंफीरियर पेलिया के विपरीत ब्रैक्टियोल रचना होती है जो सुपीरियर पेलियल कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक पूरे उसके पुष्पक्रम इन्फ्लोरेंसेस को वर्णन किया गया है कि पुष्पक्रम कैसे लगते हैं और किस टाइप के यहाँ पे देखने को मिलते हैं इस फूल के पौधों में। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं पुष्प फ्लावर कैसे देखने को मिलेंगे इसमें। तो पुष्प अधिकांशतः द्विलिंगी होता है, मतलब कि बाइसेक्सुअल, मतलब मादा जननांग भी प्रेजेंट है, नर जननांग भी प्रेजेंट है, मतलब क्या है वो द्विलिंगी है, दोनों लिंग प्रेजेंट है। परंतु वो क्या होता है, कभी कभी एक लिंगी होता है, जैसे मक्का मेज का जो फसल है, पौधा होता है, उसमें एक लिंगी होता है, वो अवृंत होते हैं, ये निपत्री होते हैं, जाइगोमार्फिक होते हैं। ठीक है, जाइगोमार्फिक होते हैं, जायांगधर होते हैं, हाइपोजाइनस होते हैं, पूर्ण होते हैं और त्रितयी मतलब ये ट्राइमेरस होते हैं। तो पुष्प फ्लावर का यहाँ पे वर्णन किया गया कि इस टाइप के फ्लावर उसमें मिल सकते हैं पुष्प। अब देखते हैं उसके आगे परिदल पुंज, पेरिएंथ। ठीक है, परिदल पुंज उसमें मिलता है। तो पुष्प अक्ष के छोटे रह जाने से सुपीरियर पेलिया इंफीरियर पेलिया के अक्ष से निकलता प्रतीत होता है। जो पुष्प अक्ष जो रहता है उसको छोटा होने से क्या होता है, जो सुपीरियर पेलिया होता है, इंफीरियर पेलिया के अक्ष से जो सुपीरियर पेलिया जहाँ पे जो है वर्णन किया गया पुष्पक्रम में, सुपीरियर पेलिया जो होता है वो इंफीरियर पेलिया से निकलता हुआ उनको दिखाई देता है, हमें प्रतीत होता है कि उससे निकल रहा है ये। सुपीरियर पेलिया के ऊपर तथा विपरीत दिशा में दो सल की रचनाएं लॉडिक्यूल्स होती है। अब जो सुपीरियर पेलिया होता है उसके ऊपर और उसके अपोजिट साइड में विपरीत में दो सल की रचनाएं निकलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लॉडिक्यूल्स होती है। क्या होती है, लॉडिक्यूल्स होती है। एग्जाम्पल जैसे बांस में 3 लॉडिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, जो बांस आपने देखा होगा उसमें 3 लॉडिक्यूल्स होते हैं। अब पुमंग देखते हैं, पुष्प के भाग को, पुमंग एंड्रोशियम की बात हो रही है। तो पुकेंसर अधिकांशतः 3, जो हमने पढ़ा उसके विशेष लक्षण में पुकेंसर 3, कभी कभी 6 या फिर 1। ठीक है, बांस में 6 पुकेंसर आपको दिखेंगे और हीरोकोलोए में केवल 2, फेस्टुका की कुछ जातियों में केवल 1 पुकेंसर होता है। पुतंतु लंबे होते हैं, परागकोश मुक्त डोली, पृथक पुकेंसरी, परागकोश द्विकोष्ठी होता है। तो इस टाइप का पुमंग एंड्रोशियम ग्रैमिनी कुल के पादप पौधों में दिखेगा आपको। ठीक है, जायांग जो है, गायनोशियम जो है उसकी बात करते हैं। तो ये क्या होता है, एकांडपी होते हैं, एक अंड वाले होंगे। यद्यपि अंडाशय त्रिअंडपी होता है, त्रिअंडप का बना होता है अंडाशय, परंतु केवल एक अंड भी क्रियाशील होगा। अगर वो त्रिअंडप का भी बना है, त्रिअंडाशय है, ठीक है, त्रिअंडपी है, परंतु उनमें से केवल एक ही जो अंडप होगा वो क्या होता है, क्रियाशील होता है, एक्टिव रहता है। तथा अंडप युक्तांडपी होते हैं, मतलब युक्त वाले होंगे, युग्म में होंगे अंडप उनके। ठीक है, अंडाशय एक कोष्ठी होता है, उत्तरवर्ती होता है, सुपीरियर होगा, एक बीजांडी होगा। ठीक है, वर्तिका इसकी छोटी रहेगी, मक्का में वर्तिका लंबी तथा सिल्की होती है। ठीक है, जो इसकी वर्तिका एक बीजांड होगा, इसमें बीजांडी होगा, वर्तिका इसकी क्या होगी, छोटी होगी, मक्के में लंबी तथा सल्की होगी। वर्तिकाक सामान्यतः 2 होंगे। वर्तिकाक कितना, स्टिग्मा कितना हम देखे थे, 2 देखे थे, है ना, उनके लक्षणों में। तो जो अंडपी भित्ति, इसके नीचे देखते हैं आगे, ठीक है, तो हम कहाँ थे, जो अंडपी भित्ति से निकलते हैं तथा पंखदार होते हैं, जरन्यस आराधी होते हैं। ठीक है, अब जो वर्तिकाक है सामान्यतः 2 मिलेंगे और जो कहाँ से निकल रहे हैं, अंडपी के, अंडप के भित्ति से निकलते हैं और पंखदार होते हैं। ये था जायांग गायनोशियम का भाग था। अब देखते हैं फूल, फ्रूट, कैसे फ्रूट लगते हैं, इसमें फल किस प्रकार के मिलते हैं। तो सामान्यतः कैरियोप्सिस, ठीक है, हमने पढ़ा था, उसके लक्षण में भी सामान्यतः जो फल होते हैं कैरियोप्सिस होते हैं, कभी कभी नट जैसे, बेरी जैसे होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है डेंड्रोकैलेमस में। ठीक है, डेंड्रोकैलेमस में या बेरी में इस प्रकार के फल दिखते हैं। ठीक है, अब जो बीज का पार्ट है, सीड का पार्ट है, उसको देखते हैं कि इसमें बीज कैसे लगते हैं, इन पादप में सीड कैसे रहते हैं। तो भ्रूणपोषी होते हैं, एंडोस्पर्मिक होते हैं। ठीक है, भ्रूणपोषी होंगे, भ्रूणपोषी युक्त होंगे, एंडोस्पर्मिक होते हैं।
ठीक है, इनके सीड। अब पुष्प सूत्र देखते हैं। जैसे इस फूल के हमने पुष्प का जिस प्रकार हमने डिस्क्रिप्शन किया है, फ्लावर का जिस प्रकार हमने वर्णन किया है, उसको ध्यान में रखते हुए हम इसका पुष्प सूत्र बनाएंगे, फ्लोरा फॉर्मूला बनाएंगे। तो इसका देखो जाइगोमॉर्फिक दिया है, ठीक है। पी जो हमने P0 क्या है यहाँ पे शो कर रहा है, जो हमने परिदलपुंज है ना उसको P से शो करेंगे, ठीक है, जो 0 लिखा है, या फिर 2 और 2, मतलब कि जो परिदलपुंज है उसमें परिदलपुंज को P से शो किया गया है, जो 0 या फिर 0 हो सकता है या फिर वो 2 हो सकते हैं, और उसमें लॉडिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, उपस्थित रहेंगे। एंड्रोशियम 3, ठीक है, एंड्रोशियम 3 हो सकता है मुख्यतः, या फिर 3+3 मतलब कि 6 भी हो सकता है, 6 से भी कम भी हो सकते हैं। G1 या फिर G3, तो G1 मतलब गाइनोशियम जायांग का भाग प्रेजेंट कर रहा है। नीचे अंडरलाइन मतलब क्या है, उत्तरवर्ती है। जब अधोवर्ती जायांग रहता था तो उसके ऊपर लाइन खींचते थे, याद है ना। और जो G1 मतलब कि जो एक अंडक उसका क्रियाशील है, एक अंडक पाया जाता है, तो G1 और उत्तरवर्ती है तो इसलिए नीचे लाइन खींचा गया है। G3 मतलब कि युक्तांडपी है, 3 मतलब कि कभी कभी 3 भी आपको इसको जायांग देखने को मिलते हैं। तो जैसे हमने जो उसका डिस्क्रिप्शन किया था फ्लावर का, पुष्प का, वैसे ही हमने उसका पुष्प सूत्र बना लिया है, फ्लोरा फॉर्मूला बना लिया है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम गेहूं के पौधे का वर्णन देखते हैं। जो गेहूं ग्रैमिनी कुल का मुख्य महत्वपूर्ण पौधा है, तो अब वो गेहूं के पौधे का वर्णन देखते हैं, डिस्क्रिप्शन देखते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक वास देखते हैं, हैबिटेट देखते हैं। तो ये उत्पादित पौधा है, ठीक है, कल्टीवेटेड प्लांट है, इसको कल्टीवेट किया जाता है, गेहूं कोई फसल लगाई जाती है। तो प्राकृतिक वास गेहूं के पौधे का देखें तो प्राकृतिक वास हैबिट क्या है, उत्पादित है, कल्टीवेटेड है। स्वभाव देखते हैं, इनका स्वभाव कैसा रहता है। तो स्वभाव एक वर्षीय शाक है, एनुअल हर्ब है, ठीक है, एक वर्षीय होता है इनका जीवन काल। मूल देखते हैं इनमें किस प्रकार का रूट होता है, तो अप्रस्थानिक मूल तंत्र तंतुवत होता है, ठीक है। क्या होता है, अप्रस्थानिक मूल तंत्र तंतुवत फाइब्रस होता है, ठीक है। तो जो गेहूं के पौधे का वर्णन यहाँ पे क्यों किया गया है, क्योंकि जो गेहूं है वो ग्रैमिनी कुल का मुख्य एक महत्वपूर्ण पौधा है, महत्वपूर्ण पादप है, तो इसका ही यहाँ पे वर्णन किया गया है। आप देखिए गेहूं की स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स। अब इसमें पुष्प क्रम आपको पूछा जाए कि गेहूं में कौन सा पुष्प क्रम होता है, इन्फ्लोरेंसेस कैसे दिखता है पुष्प क्रम, पुष्प लगने का क्रम, तो क्या होता है, स्पाइक प्रकार का होता है, जिसे स्पाइकलेट्स बोलते हैं, स्पाइकलेट्स ऑफ स्पाइक बोलते हैं, स्पाइक और स्पाइकलेट्स। देखो ऐसे दिखता है ना गेहूं का, जो आपने पौधा देखा होगा, फसल देखी होगी गेहूं की, ठीक है, तो ऐसा दिखता है ना। तो किस प्रकार का है, स्पाइक और स्पाइकलेट्स, ठीक है। फ्लावर देखो इसमें कैसे लगे होते हैं। तो आपने गेहूं की फसल देखी होगी तो हूबहू आपने इस स्ट्रक्चर को, इस संरचना को आपने देखा होगा। तो इसमें पुष्प क्रम क्या होता है, स्पाइक और स्पाइकलेट्स, स्पाइक प्रकार का इसमें आपको पुष्प क्रम रहेगा। जो पुष्प मैंने बताए हैं और फ्लावर का जो मैंने वर्णन जो पहले बताया वही रहेगा, ठीक है। अब आगे नीचे देखते हैं। तना देखते हैं, स्टेम देखते हैं। इसमें तना जो होता है वो सीधा रहेगा, ठीक है। जो गेहूं के जो फसल रहती है, ठीक है, पौधा जो गेहूं का होता है उसका जो तना स्टेम रहता है वो सीधा होता है, शाखाहीन होता है। शाखाहीन होता है मतलब कि शाखा में बटा नहीं रहता उसका तना, बेलनाकार होगा, पर्व होगा, पर्व संधि युक्त होगा वो, और पर्व संधि पर ठोस तथा पर्व पर खोखला होगा। पर्व संधि पर कुछ ऊंचाई तक लीफ शीट से ढका और चिकना होता है, ठीक है। तो इसमें तना इस प्रकार का आपको गेहूं के फसल में, पौधे में देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे देखो पुष्प के भाग बताए गए, जिसमें पुष्प के भाग मतलब कि जो हमने पुष्प को जैसे हमने पढ़ा है ना, वही उसके पुष्प के भाग को यहाँ दिखाया गया है। गेहूं के पुष्प का पुष्प आरेख, फ्लोरल डायग्राम, ठीक है, जैसे उसके पुष्प के अवयव, पुष्प के भाग आपको जैसे दिखेंगे, जैसे आप उसका अवलोकन करेंगे, जिस प्रकार से आप उसका ऑब्जर्व करेंगे, जैसे आप उसका वर्णन करेंगे, उसी प्रकार से उसका फ्लोरल डायग्राम, पुष्प आरेख बनेगा, ठीक है। तो ये जो है
पुष्प आरेख उसके जो भाग जितने नंबर में प्रेजेंट है, जितनी संख्या में, वैसी आपको दिखेगा। तो ये गेहूं के पुष्प आरेख हो गया। अब देखते हैं पत्तियां, लीफ कैसे देखने को मिलती हैं। तो जो गेहूं के पौधे फसल में बात करें, जो पत्तियां लीफ होती हैं वो सरल रहेंगी, ठीक है, सरल रहेंगी, अवृंत होंगी, वो एकांतर रहेंगी, दो पंक्तियों में रहेंगी, पन्नाधार या छादी होंगी, उनका सिरा विन्यास होगा समांतर में, ठीक है। पन्नाधार व पर्णफलक के मिलने की स्थान पर लिग्यूल उपस्थित होगा, जो इसका विशेष एक लक्षण है, ठीक है। आकृति जो होती है रेखाकार होती है, लीनियर होती है, तथा जिहाकार होती है, लिग्यूलेट होती है। तो इसमें इस प्रकार की पत्तियां लीफ गेहूं के पौधों में फसल में देखने को मिलेंगी आपको। फिर जो पुष्पक्रम इन्फ्लोरेंसेस जो मैंने बताया, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स मिलेगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो गेहूं का जो पौधा है उसमें कौन सा पुष्पक्रम होता है, तो स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स आपका आंसर होना चाहिए। अब देखते हैं पुष्प, फ्लावर। फ्लावर कैसे रहेंगे, अपूर्ण रहेंगे, ठीक है, मतलब पूरे पार्ट उसमें प्रेजेंट नहीं है। द्विलिंगी होंगे, दोनों बाइसेक्सुअल, मतलब कि दोनों लिंग उसमें प्रेजेंट है। एक व्यास सममित जाइगोमॉर्फिक होगा, ठीक है। त्रितयी होंगे, ट्राइमेरस होंगे और जायांधर होंगे, ठीक है। निपत्री होंगे, निपत्र सिकुर सहित लेमा तथा पेलिया के रूप में होंगे, ठीक है। तो फ्लावर इस टाइप के आपको उनमें गेहूं में देखेंगे मिलेंगे। परिदलपुंज, पेरिएंथ देखते हैं, पेरिएंथ, ठीक है। परिदलपुंज दो परिपुष्पों के रूप में होता है, ठीक है। लॉडिक्यूल दो परिपुष्पों के रूप में इसमें परिदलपुंज आपको देखने को मिलेगा, पेरिएंथ। पुमंग एंड्रोशियम जो होता है पुकेंसर, तीन या फिर पृथक पुकेंसरी रहेगा, पृथक रहेगा पुकेंसर। इसका परागकोश मुक्त डोली रहता है। पुतंतु जो इसमें रहता है छोटा, और पुतंतु पुष्प के खिलने में बढ़ने लगता है, छोटा होता है जनरली जो पुतंतु इसमें रहता है, पर पुष्प के खिलने से ये बढ़ने लगता है। परागकोश जो होता है वो द्विकोष्ठी होता है, ठीक है। जायांग की बात करते हैं, गायनोशियम की, तो एकांडपी होते, एक अंडप वाले होते हैं। अंडाशय एक कोष्ठी होंगे, बीजांड भी एक ही होगा। अंडाशय जो होते उधरवर्ती होते हैं। वर्तिकार्ग दो एवं रोमिल तथा पंखदार बीजांडाश आधारी होता है। इस प्रकार के जायांग गायनोशियम दिखता है। फल फ्रूट जो होते हैं कैरियोप्सिस, कैरियोप्सिस ही प्रकार का फल इसमें मिलेगा। बीज सीड होता है भ्रूण पोषी होगा, एंडोस्पर्मिक होगा। पुष्प सूत्र जो हमने अभी गेहूं के पौधे का जो डिस्क्राइब किया, वर्णन किया, उसके आधार पर पुष्प सूत्र बनाया है, मतलब ये जाइगोमॉर्फिक है, द्विलिंगी है। देखो यहाँ द्विलिंगी दिख रहा होगा, P2 और 2, मतलब कि जो पेरिएंथ है, जो परिदलपुंज आपने देखा होगा, परिदलपुंज दो परिपुष्पों में के रूप में होगा, ठीक है, लॉडिक्यूल्स होगा, ठीक है। और A3 जो एंड्रोशियम है वो कितना है, पुकेंसर उसमें 3 है, और जो गायनोशियम क्या है, एक अंडक वाला है। तो हमने जो यहाँ पे डिस्क्राइब किया है उसी से पुष्प सूत्र हमारा बन गया है, या फिर पुष्प सूत्र दे दिया गया है, तो इससे हम इसको इतना हम उसको डिस्क्राइब कर लेंगे ना, वर्णन कर लेंगे उनका, ठीक है। अगर आपको ये भी दे देता है पुष्प सूत्र गेहूं के इसका, तो आपको इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ग्रामीणी कुल का आर्थिक महत्व देखते हैं, ठीक है। आगे का जो नीचे है, आगे का जो टॉपिक ग्रामीणी कुल जो हम पढ़ रहे हैं उसका आर्थिक महत्व क्या है, उसका उपयोगिता हमारे लिए क्या है, ठीक है। तो इसके पहला यहाँ पे दिया है खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले पौधे। ये क्या होते हैं, खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं खाने के लिए, जैसे कि गेहूं हो गया, गेहूं हमारे लिए अनाज है ना, तो खाद्य पदार्थ इनसे प्राप्त होता है इस कुल के पौधों से, पादप से। गेहूं हो गया, क्या बोलते हैं, ट्राइटिकम स्पीसीज जो है। धान हो गया, ओराइजा सटाइवा बोलते हैं। मक्का हो गया, जिया मेज। बाजरा हो गया, पेनिसेटम स्पीसीज। ज्वार हो गया, ठीक है, सोरगम वलोर। जई हो गया, जौ हो गया, आदि अनाजों। यहाँ पे देखो उसका सामान्य नाम जो कॉमन नेम है वो भी दिया है, उसके साथ उनका वैज्ञानिक नाम, साइंटिस्ट नेम दिया है। और जो वैज्ञानिक नाम है आपको पूछा भी जा सकता है कि धान का बताइए, गेहूं का बताइए, जौ या फिर मक्का, जई, तो आपको ये सब नाम भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। आदि अनाजों के दानों को आटे के रूप में रोटी बनाकर भी खाने के प्रयोग में ला सकते हैं, तथा इन पौधों की पत्तियां व तनों के पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब इन जितने भी यहाँ पे दिए हैं वो अनाज के रूप में हम उनका सेवन कर सकते हैं, या फिर उनका आटे निकाल के रोटी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। उनकी पत्तियां उनके
तनों को पशुओं को चारे के रूप में प्रयोग ला सकते हैं। तो बेसिकली जो पूरा ओवरऑल बात की जा रही कि हम इसको खाद्य पदार्थ के रूप में इनका सेवन कर सकते हैं, ग्रामिनी कुल के पौधों का। ठीक है, दूसरा यहाँ पे पॉइंट दिया है गन्ना। गन्ना इसका है, गन्ना से गुड़ तथा शक्कर प्राप्त होता है। तो गन्ना ग्रामिनी कुल का पौधा है जिससे गुड़ और शक्कर हमें प्राप्त होता है। तीसरा है बम्बूसा स्पीसीज का, ठीक है, डेंड्रोकैलिमस से विभिन्न ऊंचाई के बांस प्राप्त होते हैं। इनका महत्व कागज उद्योग में। अब इनसे जो बांस प्राप्त होते हैं, बांस के पौधे, उनसे कागज के उद्योग में अत्यधिक महत्व होता है इनका। ठीक है, आगे नीचे देखते हैं इसको। कुछ घासों जैसे, ठीक है, कुछ घास जैसे जिंजर घास, ठीक है, उसमें दिया है यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स के। ठीक है, जिंजर घास हो गया, लेमन घास हो गया, आदि ग्रासों से तेल प्राप्त होता है। जो यहाँ पे घास दिए गए हैं, घास के सामान्य नाम, कॉमन नेम दिए हैं, साथ में बगल में जो ब्रैकेट में कोष्टक जो दिख रहा होगा ब्रैकेट में, उनका वैज्ञानिक नाम है। तो आपको दोनों याद रखना है, सामान्य नाम और वैज्ञानिक नाम। तो ये जो घास दिए गए उनके ग्रासों से तेल, ऑयल प्राप्त होता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट दिया है दूब घास। ठीक है, दूब घास पोआ, फेस्टुका आदि लॉन में लगाने के काम आते हैं। जो लॉन होते हैं ना, कई लोग अपनी सुंदरता के लिए, शोवर ऑफ के लिए, शोवरिंग के लिए, शोभा के लिए जो लगाते हैं, तो ये इस टाइप के जो दूबी घास होते हैं, ठीक है, फेस्टुका, पोआ, इन सबको लगाया जाता है। लास्ट पॉइंट है, सिक्स्थ पॉइंट, रेशे प्रदान करने वाले पौधे। जो ग्रामिनी कुल के जो पौधे हैं वो रेशे भी प्रदान करते हैं। तो जिसमें एग्जाम्पल है मूंज तथा कपूर से प्राप्त रेशे रस्सियां, चटाइयाँ, बास्केट आदि बनाने के काम आते हैं। ठीक है, तो रेशे प्रदान करने वाले जो पौधे हैं जैसे मूंज और कपूर, इनके रेशों से जो रस्सी होती है ना, वो चटाइयाँ जिनमें आप बैठते होंगे, ठीक है, बास्केट आदि बनाने के काम आती है। ठीक है, तो ये थे ग्रामिनी कुल का आर्थिक महत्व था, मतलब कि हमारे लिए कैसे ये उपयोगी है, कैसे हम इनको हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इनके इस कुल के पादप पौधे जिनके एग्जाम्पल से हमने समझा है, ठीक है, इनका आर्थिक महत्व हमारे लिए क्या है, कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो ग्रामिनी कुल के हमने पहले उसकी वर्गीकृत स्थिति देख ली, सिस्टमैटिक पोजीशन देख लिया, उसके बाद हमने उसकी विशेष लक्षण देखे, उसमें कौन से लक्षण से हम ग्रामिनी कुल के पौधों पादप की पहचान कर सकते हैं। उनका वितरण देखा, विश्व में कैसे, किस रूप में, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, उनका स्वभाव कैसा होता है, उसमें किस प्रकार का जड़ तंत्र पाया जाता है, किस प्रकार की पत्तियां पाई जाती है, कैसे उनमें तना पाया जाता है। ठीक है, उसमें पुष्पक्रम कैसे देखने को मिलेंगे, इन्फ्लोरेंस से उनके फ्लावर, पुष्प कैसे रहते हैं, उसकी पुष्प में कौन कौन से अवयव, मतलब कौन कौन से भाग प्रेजेंट हैं। तो उनके जो भाग हैं, जैसे परिदल पुंज की बात हुई, ठीक है, एंड्रोशियम, पुमंग की बात हुई, तो उसकी जयांग की बात हुई। तो ये सब है वो कितनी संख्या में, कैसे, किस प्रकार पुष्प में प्रेजेंट होते हैं। उनका पुष्प सूत्र देखा हमने। इसके जो महत्वपूर्ण जो पौधा है गेहूं, उसके बारे में उस पौधे का भी वर्णन किया, उसके बारे में हर पार्ट्स को पढ़ा। ठीक है, उनके आर्थिक महत्व को पढ़ा। तो यहाँ तक हमने जो ग्रामिनी कुल था उसका जो वर्णन था, डिस्क्रिप्शन था, उसके पूरे डायग्राम के साथ हमने कवर कर लिया है आज की क्लास में। ठीक है, तो जो कुलों का वर्णन का जो टॉपिक है हमारा आज की क्लास में यही कंप्लीट होता है। तो इस तरह जो हमारा पूरा चैप्टर था पादप के वर्गीकरण एवं कुलों का वर्णन का, वो आज उसके पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ यही खत्म होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे के जो चैप्टर्स है उसके साथ मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, थैंक यू।